वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वन डे वन चैप्टर की सीरीज़ में जेनेटिक्स पार्ट 1 माने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक होता है, लेकिन हम लोगों को बहुत कम समय में पूरे चैप्टर को कवर अप करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने जो अपना वर्क किया था वो ड्यूरेशन था 1856 से 63। ये एक डेटा आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट पे गार्डन पी पे किया था। इसको पाइसम से टाइप हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने जो गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 7 पेयर कॉन्टेस्टिंग ट्रेट लिए थे। तो उन ट्रेट का पर्टिकुलर डोमिनेंट और रिसेसिव पूछता है, और पर्टिकुलर कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे उन कैरेक्टर्स के नाम पूछते हैं। तो जैसे फ्लावर कलर, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, प्लांट हाइट, सीड कलर, सीड शेप। तो ये इनके कैरेक्टर्स के नाम याद करने पड़ेंगे, प्लस इनके करेस्पॉन्डिंग डोमिनेंट है रिसेसिव, कि जैसे प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट का डोमिनेंट टॉल एंड डॉर्फ। इसके बाद फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट, सीड कलर येलो एंड ग्रीन, पॉड कलर ग्रीन एंड येलो। इसके बाद फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, पॉड शेप फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो ये नाम याद करने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है इसको किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं, और इस लॉ ऑफ डोमिनेंस पर कुछ एनसीईआरटी ने बेसिक पॉइंट्स दिए हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया है कि मेंडल ने अपने टाइम में जीन की जगह पे फैक्टर टर्म यूज किया था। तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कैरेक्टर्स हैं वो इन्हीं फैक्टर से कंट्रोल होते हैं, और ये फैक्टर पेयर में होते हैं। गैमीट बनने के समय फैक्टर्स अलग हो जाते हैं। दो फैक्टर में से कोई एक फैक्टर डोमिनेंट और अदर फैक्टर रिसेसिव होता है, और जो भी फैक्टर डोमिनेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट लॉ डिसाइड होता है। इसके बाद मेंडल का सेकंड लॉ आता है जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। सेकंड लॉ, और इस सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो किस तरीके के बनते हैं कि पेरेंट जनरेशन में जो क्रॉस लिया गया, ये पी जनरेशन है, इससे आपका गैमीट बना, और ये F1 जनरेशन बना। फिर इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग हुई। तो F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग हुई तो सेल्फिंग से आपका जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट ये निकल के आया कि 3 प्लांट टॉल एंड 1 प्लांट डॉर्फ, माने फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1, और इसके बाद जीनोटिपिक रेशियो आया 1:1। उस 1:1 में 1 था होमोजाइगस कैपिटल टी, ये 1 था होमोजाइगस स्मॉल टी, और ये 2 थे हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें डायरेक्ट आपका एमसीक्यू पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद जो सेग्रीगेशन है उस सेग्रीगेशन में अगर हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट की सेल्फिंग की जाए तो फिर किस तरीके से रेशियो ऑब्टेन्ड होते हैं। इसी से जुड़ा हुआ छोटा सा टर्म आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जो आपका F1 हाइब्रिड होता है ये इसका रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करे तो वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। इस टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है 1:1। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो टेस्ट क्रॉस का पहला इंपॉर्टेंस होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जीनोटिपिक प्लांट कितने टाइप के गैमीट बना रहा है वो हमको पता चलता है। उसका क्रॉस कर दीजिए टेस्ट क्रॉस के साथ। कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि कैपिटल टी स्मॉल टी से कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, आपने इसका क्रॉस कर दिया स्मॉल टी के साथ, जितनी भी प्रोजनी बन रही हैं उतने टाइप के गैमीट बनेंगे। सेकंड होता है कि टेस्ट क्रॉस का एप्लीकेशन कि ये प्लांट है, अब ये प्लांट टॉल है लेकिन टॉल में होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है। अब इसको पता लगाने के लिए किया जाता है टेस्ट क्रॉस, और उस टेस्ट क्रॉस में अगर ये होमोजाइगस हुआ तो सारे प्लांट्स टॉल आते हैं, ऑल टॉल। तो आप बता लोगे कि अगर सारे टॉल आ रहे हैं तो इस प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी है, और अगर हेट्रोजाइगस हुआ तो डेफिनेटली 50% टॉल एंड 50% डॉर्फ।
तो आपको पता चलेगा कि इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इसका मतलब कि टेस्ट क्रॉस ने डिस्टिंग्विश किया होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को। इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड मतलब अब हम दो कैरेक्टर को एक साथ कंसीडर किए करेंगे और उस दो कैरेक्टर में जैसे सीड शेप एंड सीड कलर, माने सीड शेप के लिए ये ले लिया गया, सीड कलर के लिए लिया गया, इसका रिसेसिव फॉर्म ले लिया गया रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये है राउंड एंड येलो। F1 जनरेशन बनाया गया, ये गैमीट बना, ये बना, और F1 जनरेशन पे राउंड और येलो हेट्रोजाइगस बना, राउंड और येलो हेट्रोजाइगस ये बना F1 जनरेशन का। और अब अगर हम F1 जनरेशन का सेल्फिंग करते हैं तो सेल्फिंग करने के बाद जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट निकल के आता है फिनोटिपिक रेशियो 9331। उसमें 9 होते हैं राउंड येलो प्लांट, राउंड येलो प्लांट, और 3 होते हैं राउंड ग्रीन, और 3 होते हैं रिंकल्ड येलो, और 1 होता है रिंकल्ड ग्रीन। अब इसके बाद अगर डायरेक्ट सवाल आपका आता है, डायरेक्ट मतलब इस तरीके से कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितना राउंड मिला, तो राउंड आपका मिला 9 और 3 12 मिला। कितना येलो बना, तो ये येलो है 9 और ये येलो है 3 12 बना। इसके बाद आता है जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो को याद करने का छोटा सा एक ट्रिक याद कर लीजिए। जीनोटिपिक रेशियो के लिए 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 2, 1 टाइम 4। अब इसे जिस ऑर्डर में लिखना है लिख लीजिए इस तरीके से। ये अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी आपने 4 टाइम्स 1 लिखा हुआ है, 4 टाइम्स 1 लिखा हुआ है, ये सारे के सारे होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस हैं। तो डेफिनेटली सारे के सारे अगर होमोजाइगस हैं तो इस तरीके के होमोजाइगस हैं कि राउंड येलो का होमोजाइगस हो गया, रिंकल्ड ग्रीन का हो गया, राउंड ग्रीन का हो गया, रिंकल्ड येलो का हो गया, ये चारों होमोजाइगस हैं। ये जो 1 टाइम 4 है ये है हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट। बोथ ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जीनोटाइप हो गया, ये वाला जीनोटाइप हो गया, माने इस तरह के प्लांट कितने बने, 4 बने। इसके बाद जो 4 टाइम्स 2 है ये आपका बेसिकली हेट्रोजाइगस फॉर 1 ट्रेट, हेट्रोजाइगस फॉर 1 ट्रेट। इसका क्या मतलब है, हेट्रोजाइगस फॉर 1 ट्रेट का मतलब है इस तरीके के कि इसके लिए हेट्रोजाइगस हो गया तो ये इस तरह से है, ये हेट्रोजाइगस हो गया तो ये इस तरह से है, ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस हो गया इस तरीके का। तो इस तरीके के आपके 4 जीनोटाइप मिलते हैं, माने जो 4 टाइम्स 2 आता है वो 4 टाइम्स 2 आपका ये रेशियो होता है, ये रेशियो होता है ये पूरा। तो अब अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है इस तरीके से कि अगर हमने राउंड येलो प्लांट का सेल्फिंग किया तो अब हमको बोर्ड बनाने का नीड नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आएगा कि अगर राउंड येलो प्लांट का सेल्फिंग किया तो बताइए कितना जीनोटाइप है जो इस टाइप का बनेगा। आप सीधे देखिए कि हेट्रोजाइगस फॉर 1 ट्रेट है तो 2 बनेगा, पूछ लिया गया ये कितना बनेगा, होमोजाइगस है 1 बनेगा, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट है 4 बनेंगे। तो डायरेक्ट माने आपको बोर्ड बनाने का नीड नहीं है। जैसे मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस था वैसे डाई हाइब्रिड का भी टेस्ट क्रॉस होता है, डाई हाइब्रिड का भी टेस्ट क्रॉस होता है। बिल्कुल आसान है, ये आपने F1 जनरेशन लिखा, ये सेल्फिंग करा दिया, इस सेल्फिंग के कराने से जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आया वो सेम आया 4 टाइम्स 1, ये लीजिए 4 टाइम्स 1। तो ये इसका निकालने का तरीका होता है। अब चूंकि हम लोग के सिलेबस में ट्राई हाइब्रिड और टेट्रा हाइब्रिड नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली कभी पूछ लिया गया तो इसको निकालने के लिए एक छोटा सा मेथड यूज होता है कि जैसे अगर आपसे पूछा गया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है,
फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो आप बताइए कि डाई हाइब्रिड किससे मिलके बना है। दो कैरेक्टर है, माने दो मोनोहाइब्रिड से मिलके बना है। एक मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है 3:1, दूसरे मोनोहाइब्रिड का 3:1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताइए ये रेशियो जाना पहचाना आ गया 9331। तो डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया 9331। अब इसको अप्लीकेबल करते हैं ट्राई हाइब्रिड में। तो जरा बताइए ट्राई हाइब्रिड में 3 कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर का मतलब एक डाई हाइब्रिड और एक मोनोहाइब्रिड, 3 कैरेक्टर हो गए। डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है 9331, मोनोहाइब्रिड का 3:1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए, ये आ गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि जैसे मोनोहाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, कभी ट्राई हाइब्रिड पूछ लिया, और इसमें पूछ लेता है कि कितने हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप ऑब्टेन, फिनोटाइप ऑब्टेन कि क्रॉस करने पे कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे, या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप ऑब्टेन, कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, या टोटल प्रोजनी कितना बनेगा, हाउ मैनी टोटल प्रोजनी आर फॉर्म्ड। तो इसके लिए बस छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में हमारे लिए एक एक मिनट महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हमारा 1 मिनट का सवाल 5 सेकेंड में लग जाए तो इसके लिए फार्मूला ये यूज होते हैं। अगर कभी फिनोटाइप का पूछे कि हाउ मैनी फिनोटाइप्स आर ऑब्टेन्ड, तो फिनोटाइप के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2n। जैसे मोनोहाइब्रिड है तो मोनोहाइब्रिड के लिए 2 दो फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बने थे, एक टॉल बना था, एक डॉर्फ बना था। अगर हम डाई हाइब्रिड की बात करें तो डाई हाइब्रिड में n की वैल्यू 2 हो जाएगी 4। जरा बताइए डाई हाइब्रिड में 4 फिनोटाइप बने थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अब सपोज करो कि उन्होंने ट्राई हाइब्रिड में डायरेक्ट सवाल दे दिया कि ट्राई हाइब्रिड में कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे, तो n का वैल्यू 3 आ गया, कितना बनेगा 8। और इसी तरह से जीनोटाइप निकालने के लिए फार्मूला यूज होता है 3n। अब जरा बताइए मोनोहाइब्रिड के लिए n का वैल्यू 1, 3 3 टाइप के जीनोटाइप बने थे, एक कैपिटल टी वाला, एक ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी। और अगर डाई हाइब्रिड का पूछेगा तो 3 9 हो गया। ट्राई हाइब्रिड का पूछेगा तो 3 तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी हम काम कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन पर बेस्ड, एक्सेप्शन पर कि जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर 3 सवाल याद कर लीजिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑब्जर्व होता है 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस में, और इसके अलावा स्नैपड्रैगन एंटीराइनम पर। इनके जब फ्लावर कलर की हम मिक्सिंग क्रॉस कराते हैं तो उसका कुछ इस तरीके से सीन बनता है कि ये रेड फ्लावर होता है और ये वाइट फ्लावर होता है, और F1 जनरेशन पे रेड ना मिलके किस तरह से मिलता है, पिंक मिलता है। और फिर जब इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग का जो रिजल्ट मिलता है वो मेंडल के हिसाब से नहीं मिलता, वो रिजल्ट होता है कि फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम होते हैं 1:1, जिसमें 1 रेड होता है, 2 पिंक होते हैं और 1 वाइट होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसका केस है। इसके बाद अगला एक्सेप्शन होता है लिंकेज पर बेस्ड। लिंकेज पे आपको क्या MCQ याद रख रहे हैं कि जो लिंकेज का केस है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। इसके बाद टर्म लिंकेज किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। इसके बाद मॉर्गन ने वर्क किसमें किया था, फ्रूट फ्लाई पे किया था, ड्रोसोफिला पे किया था, क्योंकि इजिली राइपन्ड हो जाती है मैंगो या बनाना पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन जेनेटिक्स पर बेस्ड, या इससे पहले एक छोटा सा टर्म होता है कोडोमिनेंस।
कोडोमिनेंस का मतलब कि जब दोनों एलील का इफेक्ट इक्वली कॉन्स्पिशियस हो तो वो इफेक्ट कहलाता है कोडोमिनेंस। अब इस कोडोमिनेंस में कुछ एग्जाम्पल आते हैं कि जैसे कोडोमिनेंस में एग्जाम्पल आपका आता है ह्यूमन का IA एंड IB ब्लड ग्रुप। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ कोडोमिनेंस मतलब इक्वल बिहेवियर शो करते हैं। इसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स जब स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन ह्यूमन ब्लड ग्रुप से आता है कि ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होता है, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप, इस पर क्या क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन का ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता है I जीन से। इस I जीन की 3 डिफरेंट मल्टीपल फॉर्म होती हैं जिनको मल्टीपल एलील्स बोलते हैं, IA, IB और I। और इनमें क्या रिलेशन होता है कि IA और IB इक्वली डोमिनेंट होते हैं, माने कोडोमिनेंस शो करते हैं, और दोनों डोमिनेंट होते हैं किस पे, I पे। तो ये क्वेश्चन बन गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में 4 डिफरेंट फिनोटाइप बनते हैं और 6 डिफरेंट जीनोटाइप बनते हैं। ये फिनोटाइप बेसिकली होते हैं A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। A ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप बन सकते हैं, दोनों होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, क्योंकि A डोमिनेंट होता है। B के 2 जीनोटाइप बन सकते हैं, होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो। AB का एक ही जीनोटाइप बनेगा IA IB, और O का एक ही बनेगा I और I। ये क्वेश्चन आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सेक्स डिटर्मिनेशन से। सेक्स डिटर्मिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन आता है कि एक्स बॉडी को हेनकिंग ने डिस्कवर किया था, इसके बाद इंसेक्ट में, इसके बाद ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली मेल हेट्रोगैमिटी का केस होता है। मेल हेट्रोगैमिटी मतलब आपको पता है कि मेल डिफरेंट टाइप के गैमीट बनाता है, वो टर्म कहलाता है मेल हेट्रोगैमिटी। इसमें पहला होता है ह्यूमन का, कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म XXXY मैकेनिज्म होती है, जिसमें जो मेल होता है, मेल के पास 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम में X और Y होता है। फीमेल में 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम X और X। तो डेफिनेटली मेल से जो भी गैमीट बनेंगे माने स्पर्म बनेंगे, उनके पास 22 + X और 22 + Y, माने X होगा या तो स्पर्म में Y होगा। लेकिन फीमेल के एग में बिल्कुल सेम होगा, 22 + X 22 + X। अब आप बताइए, अगर हम इसको इसके साथ फ्यूज करते हैं तो 44 + XX की फीमेल बनेगी, इसके साथ फ्यूज करते हैं तो 44 + XX की फीमेल बनेगी, 44 + XY का मेल, 44 + XY का मेल। तो डेफिनेटली 50% चांस होते हैं कि या तो मेल बॉर्न होगा या तो फीमेल बॉर्न होगा। और इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि किसी कपल के अगर 6 डॉटर्स हैं तो 7 टाइम प्रेगनेंसी का कितना % चांस है कि डॉटर होगी या बॉय होगा, तो हर प्रेगनेंसी में चांस 50% होता है। इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि ह्यूमन में सेक्स का जो निर्धारण है, डिसीजन है, वो होता है बेसिकली मेल के Y क्रोमोसोम से, फीमेल का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। मेल हेट्रोगैमिटी में दूसरा केस आता है XXXO जीरो मैकेनिज्म। ये किस में होती है? तो पहला क्वेश्चन बना ग्रॉस ऑपर में होती है। उस ग्रॉस ऑपर में जो मेल होते हैं उनके पास ऑटोसोम और XO है, इसका मतलब इनके जो भी गैमीट बनेंगे उसमें या तो X होगा या फिर O जीरो होगा। तो इसका मतलब कि ये मेल हेट्रोगैमिटी का केस है, मेल को XO से डिफाइन होगा और जो फीमेल होगी वो XX से, माने फीमेल सेम टाइम के गैमीट्स बनाएगी। अब आता है फीमेल हेट्रोगैमिटी। ये कौन सा केस होता है? ये केस होता है कि जब फीमेल डिफरेंट टाइप के गैमीट बनाए, और इस केस में ZZZW मैकेनिज्म होती है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा, देखिए टॉपिक बड़ा है तो घबराइएगा नहीं, पूरा एकदम इत्मीनान से देखिएगा और जो भी डाउट होगा वो बताइएगा। इस ZZZW में ZW फीमेल को रिप्रेजेंट करती है
और इसी वजह से फीमेल के गैमीट में जेड क्रोमोसोम होते हैं और डब्लू होते हैं, जबकि जेड जेड मेल को रिप्रेजेंट करता है, तो मेल सेम टाइप के गैमीट्स बनाता है। क्या हम इस फीमेल हेटेरोगैमिटी को दूसरी भाषा में मेल होमोगैमिटी भी कह सकते हैं कि मेल कैसा कर रहा है, सेम टाइप के गैमीट फॉर्म कर रहा है। इसके बाद एक एनसीईआरटी ने थोड़ा अलग से दिया है, हनी बी में सेक्स का डिटर्मिनेशन। तो इसकी बेसिकली मैकेनिज्म को सिंपल सा नाम देते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी बड़ा आसान है, देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए मेल हनी बी जो होते हैं उनके पास 16 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल हनी बी के पास 32। तो बस यहीं से टर्म शुरू हो जाता है हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी फीमेल हनी बी मियोसिस करके गैमीट बनाती है, माने जो एग बनेंगे वो 16 और 16 के बनेंगे। लेकिन जो मेल हनी बी होते हैं ये माइटोसिस के द्वारा गैमीट बनाते हैं और माइटोसिस से जब बनेंगे तो क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 16 और 16 के बनेंगे। अब अगर 16 का स्पर्म 16 के एग के साथ मिल गया तो ये 32 की फीमेल बन जाएगी, जो कि वर्कर्स होते हैं, फीमेल क्वीन होती है। और अब अगर ये एग बिना स्पर्म के फ्यूजन के डायरेक्टली नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, कि बिना गैमीट के फ्यूजन के एग से डायरेक्टली नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो वो बेसिकली मेल्स होते हैं, जो कि ड्रोन्स होते हैं। तो देख लीजिए इसको। इसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स में अगला पड़ाव आता है डिसऑर्डर पर बेस्ड, कि डिसऑर्डर पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिसऑर्डर आपके अभी आपने पढ़ा कि ह्यूमन के पास ये इस तरीके से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल है तो वाई होगा, फीमेल है तो एक्स होगा, ठीक। अब वो डिसऑर्डर या तो ऑटोसोम से रिलेटेड होते हैं तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहलाते हैं, और अगर सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं तो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाते हैं। अब अपने नीट के सिलेबस में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर हैं, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अपने सिलेबस में ये रिसेसिव है। डोमिनेंट का वैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी करके, तो ये नाम याद कर लेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। हाँ, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब कि अगर डोमिनेंट वाला जीन कैपिटल ए अफेक्टेड है तो वो पर्सन अफेक्टेड होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज से बचना है तो उस पर्सन के पास डेफिनेटली स्मॉल ई होना चाहिए, तभी उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज नहीं होगी। अब रेसेसिव कंडीशन, इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है कि सबसे पहले ऑटोसोमल रेसेसिव वो डिजीज हैं जो रेसेसिव कंडीशन में अगर वो जीन आएंगे तभी आपको वो इफेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब कि कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए इन पर्सन के लिए अनअफेक्टेड होंगे, माने उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव अफेक्टेड एक ही शर्त पे होगा, जब क्या होगा, स्मॉल ए होगा, इसका अपोजिट है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू, कि जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं तो सबसे पहला डिसऑर्डर आ गया सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में 5 क्वेश्चन अब बिल्कुल एकदम पिटेड याद कर लीजिए कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम नंबर 11 को इफेक्ट करता है, इसमें बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इफेक्टेड होती है, जिसमें 6th पोजीशन का अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, और ये एक तरीके का पॉइंट म्यूटेशन होता है। उस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो mRNA पे नॉर्मल GAG कोडॉन आता है, वो GAG कोडॉन चेंज होके GUG कोडॉन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। नॉर्मल GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को और GUG कोड करता है वैलिन को, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ऑटोसोमल रिसेसिव का दूसरा डिसऑर्डर होता है PKU। PKU पे क्या क्वेश्चन बनता है,
पीकेयू पे क्वेश्चन बनता है कि पीकेयू ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम नंबर 12 को इफेक्ट करता है। ये जिस एंजाइम की वजह से होता है उस एंजाइम का नाम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, और ये एंजाइम बेसिकली नॉर्मल फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को कन्वर्ट कराता है टायरोसिन में। तो डेफिनेटली अगर इस एंजाइम का सिंथेसिस इफेक्ट होगा तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, और इन पर्सन में फिनाइल एलेनिन का एक्यूमुलेशन होते रहने से मेंटल रिटार्डेशन जैसी सिचुएशन आ जाएगी। आगे आपको बताएंगे कि पीकेयू एक तरीके का प्लियोट्रॉपी का भी केस है। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ ए सिंगल जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, कि एक जीन के ढेर सारे इफेक्ट्स को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। तो कहीं ना कहीं टायरोसिन स्किन के पिगमेंटेशन माने मेलानिन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो जाहिर सी बात है अगर टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन का सिंथेसिस इफेक्ट होगा। टायरोसिन से ही आगे पढ़ते हैं कि थायरॉक्सिन की सिंथेसिस होती है, वह इफेक्ट करेगा। तो एक जीन के ढेर सारी इफेक्ट्स कहलाते हैं प्लियोट्रॉपी। तीसरा डिसऑर्डर होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया पे क्या क्वेश्चन बनते हैं कि थैलेसीमिया पे रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन और अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, अल्फा या बीटा चेन का रिड्यूस सिंथेसिस हो जाता है। अगर अल्फा चेन का सिंथेसिस रिड्यूस होता है तो उसे अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं, बीटा चेन का होता है तो बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। कॉमन होता है बीटा थैलेसीमिया। क्रोमोसोम नंबर 11 इफेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और इसके बाद एक इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन सिकल सेल एनीमिया के साथ में आता है कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो बेसिकली क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, क्वालिटी खराब हो जाती है, और जो थैलेसीमिया है ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, क्वांटिटी कम रह जाती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। फिर एक अगर बहुत अच्छा एमसीक्यू बना तो इस तरीके से बनेगा कि जो अल्फा थैलेसीमिया है ये कंट्रोल्ड बाय 2 पेयर ऑफ जीन, और उन जीन के नाम होते हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं HbA1 HbA2, क्लोजली लिंक्ड जीन होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे। और बीटा थैलेसीमिया के लिए बेटा थोड़ा सा पॉइंट चेंज होगा, बीटा थैलेसीमिया इफेक्ट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे और अल्फा थैलेसीमिया इफेक्ट होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पे। तो ये बेसिकली दो जगह पे इफेक्ट करता है, 11 एंड 16। अगर अल्फा है तो 16 पर और बीटा है तो 11th नंबर पर। बीटा थैलेसीमिया सिर्फ एक जीन से कंट्रोल होता है जिसका नाम है HbB। तो ये एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि थैलेसीमिया के केस में अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया है तो 11 नंबर क्रोमोसोम इफेक्ट होता है, सिंगल जीन जिसका नाम है HbB क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अल्फा थैलेसीमिया है तो क्रोमोसोम नंबर 16 पर इफेक्ट होता है, और 2 पेयर ऑफ जीन से जिनका नाम है HbA1 HbA2 क्लोजली लिंक्ड जीन होती है क्रोमोसोम नंबर 16 पे। तो ये हो गई ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके बाद आते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर। सेक्स लिंक डिसऑर्डर, उस सेक्स लिंक डिसऑर्डर में अपने सिलेबस पे रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। इस सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर में जैसे हीमोफीलिया हुआ एंड कलर ब्लाइंडनेस हुआ। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट सवाल यही बन गया कि हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस किस तरीके के डिसऑर्डर हैं, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया में बेसिकली क्या होता है कि माइनर कट अगर होता है तो भी ब्लीडिंग होती रहती है, माने बहुत ही ज़्यादा डिलेड क्लॉटिंग होती है। ये हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। इस हीमोफीलिया पे एक इम्पॉर्टेंट नाम दिया हुआ है क्वीन विक्टोरिया का, इंग्लैंड का, जो कि कैरियर हैं किसकी, हीमोफिलिक की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर ब्लाइंडनेस पर कि पर्सन नॉर्मली रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है कि पर्सन उन कलर का सारे कलर्स उसको ऑलमोस्ट जो रेड एंड ग्रीन है वो मोनोक्रोमेटिक अपीयर होते हैं। तो बेसिकली हम उसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आई में जो कोन्स का लैकिंग होता है जिस वजह से वो पर्सन डिटेक्ट नहीं कर पाता है। एक एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है कि दुनिया में 8% ऑफ मेल एंड 0.4% ऑफ फीमेल सफ़र फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। दोनों के बीच में कॉमन क्वेश्चन याद कर लीजिए
कि दोनों तरह के डिसऑर्डर बेसिकली शो करते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और दूसरी चीज़ याद रख लीजिए कि इनका पैटर्न कैसा होता है, कि जैसे हीमोफीलिया है या कलर ब्लाइंडनेस है, तो इनका पैटर्न किस तरीके का होता है कि सपोज करिए कि कोई मेल है, तो मेल में ये XY है, तो मेल अगर नॉर्मल है तो उसमें हीमोफीलिया का X पे कोई जीन नहीं है। लेकिन अगर X पर ये हीमोफीलिया का कंडीशन है तो मेल कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा, ये मेल नॉर्मल होगा। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। ये 3 पॉसिबिलिटी कि कोई हीमोफीलिया का जीन नहीं है, फीमेल नॉर्मल है, और अगर एक में हीमोफीलिया का जीन आ गया तो आपको पता है कि रिसेसिव कंडीशन है। अगर रिसेसिव कंडीशन है तो इसका मतलब इफेक्ट इसका रहेगा, माने वो पर्सन नॉर्मल होगी फीमेल, लेकिन चूंकि हीमोफीलिया का जीन है तो वो फीमेल एज ए कैरियर बिहेव करेगी, कैरियर। लेकिन रिसेसिव होने के लिए, डिजीज होने के लिए उसको दोनों में आना पड़ेगा, तभी फीमेल क्या होगी, अफेक्टेड होगी। इसीलिए जो हमने पीछे डेटा लिखा था कि 8% मेल में हीमोफीलिया का चांस ज़्यादा है या कलर ब्लाइंडनेस का, और ये फीमेल पे 0.4%। ये क्लियर हुआ। बाकी इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके बाद एक छोटा सा डेफिनेशन आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा कि नंबर ऑफ जीन्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जा रही हैं वो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें। ये अपोजिट मान सकते हैं एक तरह से प्लियोट्रॉपी का, कि प्लियोट्रॉपी बेसिकली एबिलिटी ऑफ ए सिंगल जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। कि प्लियोट्रॉपी क्या है कि एक जीन के ढेर सारे इफेक्ट्स, और पॉलीजेनिक क्या है, कई सारे जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। तो इसमें आप एग्जांपल याद कर लीजिएगा, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन आई कलर, ह्यूमन हाइट, और इसके अलावा कर्नल कलर ऑफ व्हीट। तो ये एग्जांपल होते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। इसके बाद पेडिग्री में, नॉर्मल पेडिग्री में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि पेडिग्री में बेसिकली हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर का स्टडी करते हैं। वो मेंडेलियन डिसऑर्डर यही हैं जो ऑटोसोमल रिसेसिव, डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड, ये सारे डिसऑर्डर होते हैं, ठीक। और इसके बाद एक एक्स्ट्रा डिसऑर्डर अलग से दिए हुए हैं इस तरीके से, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये किस तरह के हैं, इनको समझा जाए। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जब कभी भी नई जनरेशन बनती है तो जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट बनते समय मियोसिस होती है। तो जब मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, कि जैसे हमारे पास 10 क्रोमोसोम है तो 10 में से ये 5 अलग अलग हो गए, तो गैमीट में कितने जाएंगे, 5 और 5 जाएंगे। लेकिन आप समझिए कि जैसे मान लीजिए ये 10 क्रोमोसोम है, ये ऊपर वाला पेयर अलग नहीं हो पाया, ये एक साथ चला गया, तो एक गैमीट में हमारे पास कितने क्रोमोसोम जाएंगे, 6, और एक में कितने रह गए, 4। तो जरा आप इमेजिन करके देखिए कि जैसे कोई मेल है, कोई फीमेल है, फीमेल में 10 क्रोमोसोम है, और फीमेल ने अपने जो गैमीट बनाए वो नॉर्मल बनाए। फीमेल पे हम मान सकते हैं गैमीट नॉर्मल है 5 और 5 के। मेल के पास 10 क्रोमोसोम है, और मेल ने जो गैमीट बनाए उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ गई 6 और 4 का। तो अब बताइए जो नई जनरेशन बनेगी उसके पास 10 क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन कितने हैं, 11 हैं। उसके पास 10 होने चाहिए, लेकिन कितने हैं, 9 हैं। तो इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा या कम हो गए हैं। तो इन्हीं एक क्रोमोसोम ज़्यादा या कम की कंडीशन को एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, और इस एन्यूप्लॉइडी का रीजन होता है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब कि अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम आसानी से सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, तो इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। और अगर नहीं सेपरेट हो पाए तो डेफिनेटली 6 ऊपर 4 नीचे, नॉन डिसजंक्शन। तो इसका मतलब कि ये जितने भी डिसऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, टर्नर बोलते हैं, या क्लाइनेफेल्टर बोलते हैं, इन तीनों का कॉमन रीजन नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब वो नॉन डिसजंक्शन इस तरीके से होता है कि हमारे पास 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम। तो अब वो नॉन डिसजंक्शन माने जो क्रोमोसोम बढ़ेगा या घटेगा वो कहाँ बढ़ सकता है, या तो ऑटोसोम में बढ़ सकता है
या तो सेक्स क्रोमोसोम पे बढ़ सकता है। अगर ऑटोसोम पे बढ़ता है तो उसको हम लोग ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम पे बढ़ता है तो सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। और इसमें भी एक छोटा सा टर्म है कि वो एन्यूप्लॉइडी अगर इंक्रीज हो रहा है, कि जैसे 2n नंबर है, 2n बेसिक क्रोमोसोम नंबर है, और अगर एक नंबर बढ़ गया, माने ह्यूमन में 46 है 47 हो गए, 47 हो गए, तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। माने जहां भी नंबर आपको बढ़ा दिखेगा एक, वो केस होगा ट्राइसोमी का। और मान लीजिए कहीं कम हो गया, -1 हो गया, तो ये केस होगा मोनोसोमी का। मोनोसोमी का। तो अभी से आप एकदम याद करते चलिए कि ये जो डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम, ये बेसिकली ट्राइसोमी का डिसऑर्डर है, और ट्राइसोमी में भी ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी का डिसऑर्डर है। माने ऑटोसोम पे नंबर बढ़े हैं, सेक्स क्रोमोसोम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्लाइनेफिल्टर केस है ट्राइसोमी का, और ट्राइसोमी में भी कहाँ, सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी, माने सेक्स क्रोमोसोम बढ़े हैं, ऑटोसोम के नंबर पे कोई चेंज नहीं हुआ है। टर्नर स्पेशल केस है मोनोसोमी का, वो भी मोनोसोमी कहाँ, सेक्स क्रोमोसोम में। तो इसका मतलब कि हमको अभी से बिल्कुल डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि जो डाउन सिंड्रोम है, जो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है, जो टर्नर सिंड्रोम है, उस डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम पे नंबर बढ़ता है 45, और सेक्स क्रोमोसोम उसके नॉर्मल, माने यहाँ पर मेल या फीमेल। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 47। क्लाइनेफिल्टर पे ऑटोसोम पे कोई चेंज नहीं होता, और सेक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, ये ले लीजिए, टोटल नंबर 47। तो ये बेसिकली होते मेल हैं, वाई क्रोमोसोम है, लेकिन कुछ फीमेल लाइक कैरेक्टर जैसे गायनेकोमेस्टिया अपीयर होता है। टर्नर में क्या सीन है, टर्नर में क्या सीन है, मोनोसोमी का केस है, माने ये 44 का ऑटोसोम वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे X0, माने ये फीमेल है, लेकिन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, रूडिमेंट्री ओवरी, ये सब फीचर रहते हैं, माने टोटल नंबर 45। तो ये आपका एक वन शॉट रिवीजन हो गया प्रिंसिपल का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे मॉलिक्यूलर माने जेनेटिक सेकंड में। थैंक यू डियर।